कि क्या इस देश में संविधान की स्थिति ये हो जाएगी, बाबा साहब के सपनों की स्थिति ये हो जाएगी कि धर्म के नाम पर उन्माद फैलाया जाएगा? सोचा था आपने कभी ये दिन आएँगे? और क्या भविष्य क्या होगा? कहीं उन्माद बढ़ेगा या कम होगा आगे चल के? देखिए, जिस तरीके की परिकल्पना संविधान में की गई थी, उसमें ये कहीं पर भी नहीं था कि वहां पर एक टॉलरेंस की बात कही गई थी। तमाम लोगों को अपनी पूजा पद्धति और परंपराओं को अपनाने की आजादी दी गई थी। लेकिन आज की तारीख में जिस तरीके से आज ये पूरा का पूरा डिबेट खड़ा हुआ है, जिसमें कि सिर्फ इतना ही नहीं है, ये दरअसल जो नफरत का जो एजेंडा चल रहा है, ये आज का एक राष्ट्रीय प्रोजेक्ट है, ये समझिए आप इसको। इस राष्ट्रीय प्रोजेक्ट में आप देखिए कि ये परंपरा पिछले दिनों जब शुरू हुई, परम शुरू तो बहुत पहले हो गई थी, लेकिन सडनली इसमें बहुत ज्यादा उछाल आया। और ये उत्तर प्रदेश के इलेक्शन से बाद से शुरू हुआ, जब महाराष्ट्र के भीतर शिवसेना सॉरी मनसे के प्रमुख ने कहा कि अगर आप अजान जो है लाउड स्पीकर पे बजाएंगे तो हम हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। उसके बाद हम लोगों ने बनारस का एपिसोड देखा। लेकिन इसके साथ साथ सिर्फ इसको आइसोलेट करके देखने की जरूरत नहीं है। आप देखिए कि किस तरीके से राजस्थान के करौली में दंगे भड़काए गए। रामनवमी जो है एक त्योहार, ये देश तो त्योहार धर्मी देश रहा है, जहां मौत को भी लोग सेलिब्रेट करते हैं। आदिवासियों में परंपरा है त्योहारों को सेलिब्रेट करने की, मौत को भी सेलिब्रेट करने की। वहां उस त्योहार को हथियार में तब्दील कर दिया गया, और वो एक ऐसा हथियार जिसका कि इस्तेमाल दूसरों के खिलाफ उसको डराने के लिए किया जा रहा है। ये एक नई चीज है जो यहाँ पर देखने को मिल रही है। दूसरा, त्योहार में नई चीज जो और देखने को मिली, उसमें तलवारें लहराना, गालियां देना और इस तरीके के नारे लगाना, जिसके जरिए कि दूसरे कम्युनिटी को सीधा टारगेट किया जा सके, उसको उकसाया जा सके, ये नई चीजें आ रही है। और उसको जिस तरीके से प्रोजेक्ट किया जा रहा है संघ की ओर से, बीजेपी की ओर से, वो करने की कोशिश करें कि न्यू नॉर्मलसी है, ये नया नॉर्मल तरीका है जिसमें ये सारी की सारी चीजें हो रही है। सिर्फ रामनवमी देख लीजिए, उसके बाद आपने जेएनयू का मसला देखा, जहां पर कि जो है जब कहीं कुछ नहीं बनता हुआ दिखा, तो लास्ट तक आते आते जो है जेएनयू के भीतर भी नॉन वेज और वेज को लेकर के एक डिबेट खड़ा किया गया। तो एक नया प्रोजेक्ट पूरे देश में हम लोग देख रहे हैं, जहां पर कि अब जो नौजवान है उनको ये हथियार दे दिया गया है कि देखिए अब आपका धर्म खतरे में है, और आप अगर नहीं बचाए तो आप जो है अगले कुछ सालों में जो है इस देश में मुसलमानों का कब्जा हो जाएगा। मैंने रिसेंटली कुछ इंटरव्यू जो है करौली के सुने थे। करौली में जो है अगर सोशल डेमोग्राफी देखेंगे तो 6% मुसलमान है, मात्र 6%। और उस 6% में से भी गद्दी मुसलमान है। गद्दी मुसलमान वो थे जो पहले वहां पर दूसरी कम्युनिटी में थे और बाद में वो जो है मुसलमान बन गए थे, वो उन्होंने अपना ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया था, वो इस्लाम अपना लिए थे, वो मुसलमान है वहां पर। अब उनके खिलाफ जिस तरीके का प्रोपेगेंडा वहां रचा गया, उसमें कहा गया कि अगर इनको कंट्रोल में नहीं किया गया तो ये 12-12 बच्चे पैदा कर रहे हैं, और आप आइए, आप इस मुहिम में शामिल हुई, और धर्म की रक्षा की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। होना ये चाहिए था, बाबा साहब की कल्पना में ये था कि वो वहां से निकाल करके लोगों को ला रहे थे विश्वविद्यालयों की तरफ, और वो कलम पकड़ाने की कोशिश कर रहे थे, और वो कलम हमारे हाथ में दे रहे थे। अब इन्होंने वापस हमारे हाथ से कलम छीन करके दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के जो नौजवान हैं उनके हाथ से वो कलम छीन ली, और वापस उन्हें तलवार या उनके हाथ में फरसा दे दिया है कि जाओ बेटा लहराओ, कभी मस्जिद के ऊपर चढ़ जाओ, कभी किसी और के ऊपर चढ़ जाओ। और जो इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को लीड कर रहे हैं, उनके बेटे आप देखेंगे तो अभी वो भी बीसीसीआई के मुखिया बने हुए हैं, कुछ दिनों में आईसीसी के मुखिया बन जाएंगे और किसी जगह के मुखिया बन जाएंगे। इसी तरीके का एक ये प्रोजेक्ट चल रहा है। इसके जरिए और भी कुछ चीजें चल रही है, जिसमें आप देखिए कि जिस तरीके की टारगेटिंग सिर्फ और सिर्फ रिलीजियस जो प्लेस है, जो अल्पसंख्यकों के हो चाहे दलितों के हो या इस तरीके, ऐसा नहीं है कि ये प्रोजेक्ट सिर्फ अल्पसंख्यकों को सीमित है। हमने देखा लगातार बाबा साहब की आज जयंती पर तो तमाम लोग सर झुका रहे हैं, लेकिन लगातार बाबा साहब की मूर्तियों को जगह जगह पर तोड़ा गया है। और तोड़ने वाले कौन लोग हैं वो भी हम जानते हैं। सिर्फ बाबा साहब की मूर्तियां ही नहीं, आदिवासी नायकों की मूर्तियां आप देख लीजिए कि किस तरीके से उन मूर्तियों को तोड़ा गया, और या फिर उनके ऊपर भगवा लहराने की कोशिश की गई। तो ये एक नेशनल प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसमें कि तमाम तरीके की जो छोटी छोटी आइडेंटिटीज है, जो बाकी की आइडेंटिटीज थी, उनको खत्म करने की कोशिश यहाँ पर हो रही है। ये एक नया पैटर्न, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अगर ये जो नई आइडेंटिटीज का जो असर्शन है, चाहे वो आदिवासियों के बीच से हो चाहे दलितों के बीच से हो,
अगर वो असर्शन और मजबूत होता है तो हिंदुत्व का जो एजेंडा, वो जो उनकी पॉलिटिक्स है, वो पॉलिटिक्स खतरे में नजर आएगी। हमने देखा पिछले दिनों में, पिछले साल अगस्त के महीने में, जब जयपुर के आंबागढ़ में जो एक मीनाओं का फोर्ट था, उसमें जाकर के भगवा लहराया गया। और उसके बाद वहां पर जाकर के जब आदिवासी इन्होंने मीणाओं ने जाकर के उस भगवा को वहां से उखाड़ करके फेंक दिया, फाड़ करके नीचे फेंक दिया, उसके बाद तमाम तरीके की कोशिशें वहां हुई, लेकिन बाद में ये हुआ कि आदिवासियों ने अपना झंडा वहां जाकर के लगाया। तो ये नई तरीके की चीजें जो हम पिछले दिनों में देख रहे हैं, इसमें हो ये रहा है कि तमाम इस तरीके की चीजों को, तमाम इस आइडेंटिटीज को वह लगातार खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके जरिए वो लगातार संविधान के ऊपर हमला हो रहा है। उसमें हो ये रहा है कि जैसे जैसे आप इन आइडेंटिटीज को खत्म करेंगे, उसके बाद उनकी भाषाओं के ऊपर अटैक होगा, उसके बाद आपकी डेमोक्रेटिक स्पेस पर अटैक होगा। अब लगातार बात होने ही लगी है कि भाई एक भाषा की बात हो, एक हिंदी को लेकर के जिस तरीके से थोपने की बात होने लगी, वन नेशन वन इलेक्शन की बात होने लगी है। आने वाले दिनों में आप देखिएगा जब पता चलेगा कि वन पार्टी सिस्टम की भी बात होने लगेगी। और ये नई चीजें जो है लगातार जिस तरीके से बढ़ी हैं, ये नया पैटर्न हम लोगों को देखने को मिल रहा है। जी संजय जी। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन जितेंद्र जी, मेरा एक सवाल आपसे है। दलितों में ये संगठन तो अपनी पैठ बना पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश का चुनाव इस बात का उदाहरण है कि जो दलितों की लीडरशिप करती थी मायावती, उनका वोट बैंक बीजेपी में बहुत बड़ी संख्या में शिफ्ट हो गया। तो अगर बीजेपी को आपका अनुमान है कि अगर बीजेपी इस संगठनों के पीछे है, तो दलितों का फिर रुझान क्यों हो रहा है इन संगठनों के प्रति, क्यों जा रहे हैं वो? हाँ देखिए, दो चीज है, आप एक चीज समझिए, इलेक्ट्रोल जो गेम है वो तो खैर बहुत अलग तरीके से चल रहा है। इलेक्ट्रोल गेम तो जिस तरीके का उसमें लीडरशिप में वोटिंग का जो पैटर्न है, पूरा का पूरा पैटर्न, उसमें जहां हमने देखा कि जिस तरीके की फाइट वहां पर बीएसपी दे सकती थी, बीएसपी ने उस तरीके का सिचुएशन वहां पर नहीं पैदा किया। वो जो त्रिकोणीय मोर्चा हो सकता था, त्रिकोणीय जो जिस तरीके की कैंपेन हो सकती थी, वो नहीं हुई। और वो एक तरीके से समझिए कि वहां वॉक ओवर दे दिया गया। वहां पूरी की पूरी लड़ाई को जिस तरीके से शो किया गया पूरे इलेक्शन में, लगने लगा था कि सिर्फ लड़ाई जो है सपा बसपा के बीच में ही है। और ऐसे में जो वोटर था वो भी अपने आप में जो है इधर से उधर झूलता हुआ नजर आया। तो वो चीजें वहां पर देखने को मिली। लेकिन जहां तक आप पूरे के पूरे मूवमेंट की अगर बात करें, तो वो मूवमेंट खत्म नहीं हुआ। मूवमेंट जिंदा है। पार्टियां आएंगी, पार्टियां जाएंगी, एक नेता खत्म होगा, समाज से दूसरे नेता तैयार होंगे, लेकिन मूवमेंट कहीं खत्म होने वाला नहीं है। आपने आदिवासियों के केस में भी आप देख सकते हैं कि लगातार आदिवासियों के बीच में तो इतनी बड़ी पार्टियां नहीं, अगर जीएमएम को हम छोड़ दें या नॉर्थ ईस्ट के कुछ पार्टियों को छोड़ दिया जाए, तो इस तरीके की बड़ी लीडरशिप नहीं है। लेकिन आदिवासियों का जो मूवमेंट है, चाहे वो झारखंड के भीतर हो, चाहे छत्तीसगढ़ के भीतर हो, या फिर राजस्थान और मध्य प्रदेश के भीतर हो, वो मूवमेंट नहीं खत्म हुए। मूवमेंट बदस्तूर जारी है। लगातार लोग अपने जल जंगल जमीन से लेकर के अपनी पहचान को लेकर के लड़ रहे हैं। और उस पहचान में भी हम लोग देखते हैं कि आदिवासियों के बीच में जो धर्म की जो पहचान थी, और उसके लिए अलग धर्म कोड की जो मांग थी, उसको लेकर के भी लोग लड़ रहे हैं। जहां एक तरफ आरएसएस उनको हिंदू बनाने की लड़ाई लड़ रहा है, वहीं आदिवासी कह रहे हैं कि या तो हमें सरना धर्म कोड दीजिए, या जनगणना के कॉलम में हमारे लिए अलग से आदिवासी कॉलम लेकर के आया जाए। झारखंड के केस में ये चीज हम लोग देख रहे हैं कि वहां से एक बिल भी पास हुआ है, और उसको लेकर के अब देश के लेवल पर चल रहा है। तो ऐसे में ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, भले आप देखेंगे मूवमेंट जो है लगातार बढ़ रहा है। पॉलिटिकली जो जिस तरीके का चीजें होनी चाहिए थी, वो जरूर हम लोगों को नहीं देखने को मिले। लेकिन आने वाले दिनों में हम जानते हैं कि कुछ नई लीडरशिप आएगी, कुछ नए लोग आएंगे, उन नए चेहरों के साथ फिर से समाज जो है गोलबंद होता हुआ आपको नजर आएगा। जी संजय। बिल्कुल ठीक बात बोले। अशोक जी बताइए। जी मैं बस बंसराज जी ने जो बात कही मैं उसी का कह दूं। और बंसराज जी, दिल्ली सरकार के अंतर्गत डीटीयू से लेकर के एयूडी, जो अम्बेडकर बाबा साहब के नाम पर जो यूनिवर्सिटी बनी हुई है, आप जरा उसका फीस का स्ट्रक्चर भी उठा करके देख लेंगे तो उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि किस तरीके की स्थिति दिल्ली के भीतर है। और सिर्फ डीटीयू का ही देख लीजिए। डीटीयू जब दिल्ली यूनिवर्सिटी का पार्ट था, तब उस समय पर क्या फीस का स्ट्रक्चर था, और आज डीटीयू की फीस क्या है। अंबेडकर यूनिवर्सिटी जो बाबा साहब के नाम पर बनी हुई है, उसमें फीस का स्ट्रक्चर देख लीजिए। आप एक चीज सोचिए संजय जी, कि जब एनईपी लाया जा रहा है और एनईपी के जरिए कहा जा रहा है कि शिक्षा को निजी हाथों में दे दिया जाएगा, 40% एजुकेशन ऑनलाइन चलाई जाएगी, तो ऐसे में सबसे ज्यादा उसका असर अगर किसी को ऊपर पड़ेगा, तो दलित, पिछड़े और माइनॉरिटी और जो है आदिवासी तबके के लोग होंगे।